नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पूर्वी लद्दाख से चीन की सेना लौट रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि पेंगोंग से लौटकर चीन की सेना कहां पहुंची है? क्या आपको पता है कि चीन सेना का नया अड्डा LAC के कितने पास है? सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए कुछ जानकारियां सामने आई है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख से करीब ये जानकारी मिल रही है कि 100 किलोमीटर के आसपास के इलाके पर अपना डेरा जमाए हुए है। और जानकारी तो यहां तक आ रही है कि उस इलाके का नाम है रोटोंग काउंटी, जहां पर वो सेना रुकी हुई है। रोटोंग काउंटी को चीन साल 2019 से विकसित कर रहा है। यही नहीं, आशंका जताई जा रही है कि यहां से चीन की लाल सेना कभी भी पूर्वी लद्दाख की ओर दोबारा कूच कर सकती है। देखिए चीन की तीसरी साजिश को पर्दाफाश करती हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पेंगोंग से लौटी लाल सेना का नया अड्डा। अंतरिक्ष के कैमरे में कैद शी की नई साजिश। संवाद के बीच संग्राम की तैयारी करता चीन। चीन की लाल सेना 11 फरवरी को भारत के साथ हुए समझौते के बाद फिंगर 8 की ओर लौटने लगी। चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख के उन विवादित इलाकों को खाली करना शुरू कर दिया जहां उसकी तैनाती पर हिंदुस्तान को ऐतराज था। यही नहीं, भारतीय सेना और चीन सेना के बीच हुए 11वें दौर की बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख के साथ LAC के करीब दूसरे विवादित इलाकों में भी अमन बहाली की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं। लेकिन ये उस फिल्म का ट्रेलर है जिसका क्लाइमेक्स बेहद खतरनाक हो सकता है। चीन का शांति राग बहुत जल्द युद्ध राग में तब्दील हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेंगोंग से चीन की सेना वापस लौट चुकी है, लेकिन वो अब एक ऐसी जगह पे इकट्ठा हो रही है जहां से वापस पूर्वी लद्दाख के लिए कूच करना बेहद आसान होगा। खतरे का सबब ये है कि चीन की सेना रूटोक काउंटी नाम की जगह पे इकट्ठा हो रही है और ये जगह पूर्वी लद्दाख या फिर कहें फिंगर 3 से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या चीन समझौते की आड़ में साजिशों का मकर जाल बुन रहा है? क्या चीन संवाद के बीच भारत से संग्राम की तैयारी कर रहा है? क्या चीन पूर्वी लद्दाख की ओर दोबारा कूच कर सकता है? क्या एक बार फिर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तलवारें खिंच सकती हैं? चीन की तीसरी साजिश को देखते हुए इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो एक ओपन इमेजरी सोर्स की ओर से जारी की गई ये सनसनीखेज तस्वीरें चीन की चालबाजियों को बेनकाब करने के लिए काफी है। गौर से देखिए ये पहली सैटेलाइट तस्वीर। ये सैटेलाइट तस्वीर चीन के उस रूटोक काउंटी की है जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी पेंगोंग से लौटने के बाद इकट्ठा हुई है। इस सैटेलाइट तस्वीर में चीन सेना का नया अड्डा साफ नजर आ रहा है। यहां एक स्टोर रूम भी है जहां शायद हथियार और जरूरी सामान रखे जाते हैं। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए गर्म रहने वाले केबिन भी बनाए गए हैं। तो 2 जगहों पर चीन सेना के टेंट भी दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, इस इलाके में खुदाई का काम भी चल रहा है, जिसका साफ मतलब यह है कि चीन रूटोक काउंटी को पूर्वी लद्दाख के करीब अपने सैन्य अड्डे के तौर पर विकसित कर रहा है। तो आपको बता दें कि रूटोक काउंटी स्थित इस सैन्य अड्डे को चीन की सेना फीडर पॉइंट के तौर पर तैयार कर रही है। यहां से चीन की सेना बहुत कम समय में पूर्वी लद्दाख की ओर कूच कर सकती है। इस सैन्य अड्डे पर साल 2019 से ही काम चल रहा था। यहां पर चीन ने PLA को मजबूत करने के इरादे से हाल ही में एक हेलीपोर्ट का भी निर्माण किया है। यहां रडार सिस्टम,
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं। आशंका है कि आने वाले समय में चीन की सेना रूटो काउंटी स्थित इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल एलएसी पर पहुंचने के लिए भी कर सकती है। रूटांग में चाइना ने कई तरह का निर्माण शुरू कर दिया है और चाइना ने वास्तविकता में इसको एक फीडर पॉइंट की तरह बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये बहुत तेज़ गति से फिंगर 4 तक पहुंचना चाहता है और इसको फर्म बेस की तरह इस्तेमाल करता है। आर्मी के जवान में यदि बात करें तो जब कोई अटैक करता है और अटैक विफल होता है तो जो पिछले वाले बेस पे जब आर्मी विड्रॉ करती है, टैक्टिकल विड्रॉ करती है, उसको फर्म बेस कहते हैं। फर्म बेस से फिर काउंटर अटैक लॉन्च किया जा सकता है। ये मिलिट्री कॉन्सेप्ट है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो जाता है कि चीन की सेना पेंगोंग से लौटकर अपने मेन लैंड की ओर नहीं गई, बल्कि एलएसी के करीब रूटो काउंटी में ही इकट्ठा हो गई। लिहाजा हमेशा से धोखाधड़ी करने वाले चीन की मंशा पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। तो ये सवाल और ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रूटो काउंटी से फिंगर 3 पर भारतीय पोस्ट धन सिंह थापा की दूरी महज 100 किलोमीटर है, जबकि भारत के चुशुल सेक्टर के दूसरी ओर स्थित चीन सेना की पोस्ट मोल्डो से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर। यानी चीन की सेना पूर्वी लद्दाख से जितनी तेजी से लौटी है उतनी ही तेजी से दोबारा कूच भी कर सकती है। जानकारों की माने तो चीन की सेना ने अक्साई चिन में हाल के कुछ महीनों में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है। रूटो काउंटी को भी इसीलिए विकसित किया गया है ताकि चीन सेना को भारत की अग्रिम चौकियों तक पहुंचने में कम समय लगे। चीन इस दुर्गम और पहाड़ी इलाके में अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर भारत को घेरना चाहता है। इस निर्माण का मुख्य मकसद है कि वो रोटांग की मिलिट्री कैपेबिलिटी क्षमता, चाहे लॉजिस्टिक दृष्टिकोण से हो, ट्रुप्स के रखने निवास के स्थान के दृष्टिकोण से हो, फैसिलिटीज़ के ध्यान से हो, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के ध्यान से, कैजुअलिटी ट्रीटमेंट के ध्यान से हो और काउंटर अटैक मूव फॉरवर्ड के दृष्टिकोण से हो। ये सब काबिलियत वो रोटांग में स्थापित कर रहा है, क्योंकि जब भी उसको मौका मिलेगा और हिंदुस्तान की हुकूमत जरा भी स्लैक हुई तो वो काउंटर मूव करेगा, तेज गति से मूव करेगा और फिर फिंगर 4 को अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश करेगा। चीन सेना ने रूटो काउंटी के अपने सैन्य अड्डे पर गतिविधियों को तेज कर दिया है। हाल ही में चीन ने रूटो काउंटी में सैन्य अभ्यास भी किया था, जिसका वीडियो भी बाद में जारी किया गया। लिहाजा भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। चीन की फितरत को भांपते हुए एलएसी पर निगरानी बढ़ा दी गई है और लाल सेना की हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है। चीन एक टैक्टिकल विड्रॉल किया है और ये सिर्फ और सिर्फ समय खरीद रहा है, टाइम बाई कर रहा है। उसको जब मौका मिलेगा वो फिर आगे बढ़ेगा। और चीन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी अच्छी है कि जिस स्पीड से वो वापस फिंगर 3 पे आएगा, हम उस हिंदुस्तान के पास ये क्षमता नहीं कि उस स्पीड से हम फिंगर 3 के बियॉन्ड फिंगर 4 के बीच में पहुँचे। फिंगर 3 में तो हमारा परमानेंट मिलिट्री कैंप है, धन बहादुर थापा जो गैरिसन है, मिलिट्री कैंप है, वो तो परमानेंट हमारा है। लेकिन फिंगर 4 से 8 हम पेट्रोलिंग करते रहे हैं। तो यदि चीन तेज गति से आता है तो हमको भी अपनी क्षमता इस तरह से बढ़ानी है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, चीन पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। एक तरफ वो मोल्डो में सैन्य वार्ता के जरिए सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश करता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख से कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ा सैन्य अड्डा तैयार कर जंग की तैयारियों को अमली जामा पहना रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान पूरी तरह सावधान है और भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार। और इसमें दो राय नहीं है कि चीन पीठ पीछे वार कर सकता है। चीन कभी भी विवादित इलाकों में तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन चीन युद्ध राग के साथ शांति राग भी अलाप रहा है। चीन ने हैरान करने वाला कदम उठाते हुए 5 देशों के समूह ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए इस साल भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। यही नहीं, कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो क्या सीमा विवाद पर भी बात होगी? क्या दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश होगी?
17 नवंबर को आमने सामने होंगे पीएम मोदी और शी जिनपिंग। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में होगा एक और संवाद। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कम हो रहे गतिरोध का असर दिखना शुरू हो गया है। चीन ने इस साल भारत के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी का समर्थन किया है। चीन ने कहा है कि वो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के संगठन ब्रिक्स में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करेगा। तो इसी बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीमा विवाद के बीच ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। हालांकि इस बाबत अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि सम्मेलन की तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन शी जिनपिंग के संभावित दौरे को लेकर चर्चा उस समय शुरू हो गई जब चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ संबंधों पर सकारात्मक टिप्पणी करते हुए ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत की मेजबानी का भी समर्थन किया। चीन भारत के ऊपर इसमें दबदबा नहीं डालना चाहता, लेकिन भारत के साथ मिलकर और इन देशों के साथ मिलकर अपनी ही पोजीशन को सुदृढ़ करना चाहता है। ब्रिक्स एक म्यूचुअल फोरम है, ना कि 1-to-1 फोरम है। इसके अंदर सब देशों ने मिलजुल कर ऐसे फैसले लेने हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर असर डाल सके। इसमें दो राय नहीं कि अगर शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आते हैं तो इससे दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघलाया जा सकेगा। यही नहीं, LAC पर हालात सुधारने की दिशा में भी ठोस पहल हो सकती है। तो आपको बता दें कि भारत ने 1 जनवरी 2021 से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। पिछला ब्रिक्स सम्मेलन नवंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। 2006 में समूह के गठन के बाद से भारत ने तीसरी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। एक बात साफ है कि चीन चाहता है कि ब्रिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब होना चाहिए। वो कहीं पे उस पर अड़चन नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स जब बनाया गया था तो इसी सोच समझ कर बनाया गया था कि ये दुनिया की उभरती इकोनॉमीज एक साथ मिलकर बाद में वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर राज करेंगी। ब्रिक्स में भारत और चीन के अलावा रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी हैं। और इन तमाम देशों का सम्मेलन भारत में तीसरी बार होना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। सभी अर्थव्यवस्थाएं चुनौती का सामना कर रही हैं। यही नहीं, चीन और भारत के बीच तनाव कुछ हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन सीमा पर गतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बहुत मुमकिन है कि बॉर्डर पर तनाव को कम करने की कोशिशों पर बात हो। ये बात अलग है कि चीन पर इस सब के बावजूद पूरा भरोसा करना नामुमकिन है, क्योंकि उसने ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन तो किया है, लेकिन LAC के पास अपनी सेना की तादाद बहुत कम नहीं की है। चीन ने अभी तक साबित कर दिया है कि उस कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। इसलिए चीन का यह फैसला किस हद तक सही है, किस हद तक यह कैमोफ्लेज है, या फिर वास्तव में ही चीन अपनी गलती समझकर भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, या इसे एक मल्टीलेटरल फोरम मानकर इसे दोनों देशों के आपसी संबंध के साथ ना जोड़कर इसमें कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, ये सवालिया निशान है। वक्त ही आने पर बताएगा। खैर, अगले कुछ महीनों में कोविड से पैदा हुई परिस्थितियां काबू में आ गईं, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। लेकिन सीमा पर जो हालात हैं, उसका सम्मेलन पर असर पड़ेगा या नहीं? इस सवाल के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने क्या कहा, ये भी सुनिए। भारत के इस साल ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन का चीन समर्थन करता है। चीन भारत और ब्रिक्स के दूसरे देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संवाद और सहयोग बढ़ाना चाहता है। अर्थव्यवस्था, राजनीति और मानवता के 3 पहियों वाली पहल को भी मजबूत करना चाहता है। मतलब ये कि सीमा पर तनाव और इसी बीच
ब्रिक्स सम्मेलन के संबंध के बारे में चीन ने खुलकर कुछ नहीं कहा। लेकिन ब्रिक्स देशों का सम्मेलन ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब सीमा पर चीन की सेना अपने कदम पीछे खींच रही है। दोनों देशों के सैन्य कमांडर के बीच हुए समझौते के मुताबिक बॉर्डर पर तनाव से पहले वाली स्थिति बहाल करने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि चीन के हर कदम को भारत बेहद सावधानी से देख रहा है। सामरिक तैयारियों का असर व्यापारिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर भी पड़ा है। ऐसे में चीन से आए एफडीआई के बड़े प्रस्तावों की बारीकी से जांच परख होगी, तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है। मतलब ये कि चीन के हर कदम पर हिंदुस्तान निगाहें गड़ाए हुए है। जी हाँ, चिपकू बम सुनने में ये नाम अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये भारत के खिलाफ आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद की बड़ी साजिश का नया नाम है। ये ऐसा बम है जो अपने नाम के मुताबिक किसी चीज पर चिपकाया जाता है। ये इतना छोटा होता है कि आसानी से छिपाकर बड़ा आतंकी हमला किया जा सकता है। लेकिन खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआई के चिपकू बम वाली आतंकी साजिशों को डिकोड कर दिया है। देखिए इमरान बाजवा, आईएसआई और हाफिज सईद के चिपकू बम पर न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये एग्जैक्ट स्पॉट आप देख सकते हैं कि आईडी है इस बैग में। आईएसआई का चिपकू बम यहाँ पे रखी गई थी ये आईडी और अब कंट्रोल ब्लास्ट किया गया। ड्रोन से स्टिकर बम की तस्करी। स्टिकर बम पर न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। कश्मीर में आईएसआई की सबसे खतरनाक आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को बाजवा, इमरान और हाफिज की चिपकू बम वाली साजिश के कई सुराग मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि पाकिस्तान की नई आतंकी साजिश का नाम है आईईडी स्टिकर बम। स्टिकर बम यानी दहशत वाली वो साजिश जिसे मैग्नेट की तरह किसी भी गाड़ी में प्लांट किया जा सकता है। आईडी को स्टिकर बम की तरह इस्तेमाल करने के कई सबूत सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं। जम्मू से लेकर कश्मीर तक कई इलाकों में ऐसे आईईडी स्टिकर बम बरामद हुए हैं, जिससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसए की आतंकी साजिश का एक सबसे नया चेहरा सामने आया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों ने आतंकवाद के खात्मे के लिए जो अभियान जारी रखा है, उसमें पाकिस्तान की साजिशों की नई तस्वीर सामने आई है। 15 फरवरी को जम्मू में 7 किलो विस्फोटक के साथ आईईडी बरामद की गई थी। इसमें लश्कर से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 22 फरवरी को श्रीनगर हाईवे के पास नौगाम में आईईडी बरामद की गई। आईईडी को ब्लास्ट करके उसे डिफ्यूज किया गया। इस वक्त हम नौगाम एरिया में उसी स्पॉट पे हैं जहां पे ये आईडी बैग में रखी गई थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रखी गई थी ये आईडी और अब कंट्रोल ब्लास्ट किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड आ गया और उसके बाद ये आईडी जो है डिफ्यूज़ कर दी गई है। और काफ़ी ज़्यादा शिद्दत थी क्योंकि इर्द गिर्द जो है कुछ बैग्स भी रखे गए थे। और ये आप देख सकते हैं ये मेन एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये आईडी रखी गई थी और अब ये ब्लास्ट हो गया। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने जो नया टेरर प्लान बनाया है, उसके तहत जम्मू कश्मीर में स्टिकी बम के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। 15 फरवरी को गिरफ्तार किए गए आतंकी और बरामद की गई आईईडी से स्टिकर बम वाली साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। 3-4 दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे। और इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी। हर नाके को अलर्ट किया गया था। और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था।
उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। आपको दिखाते हैं कि आईईडी वाले स्टिकर बम क्या होते हैं और पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए स्टिकर बम का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। पीओके के आतंकी लॉन्च पैड पर आईईडी बनती है। आईईडी को स्टिकर बम बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है। आईईडी का डिजाइन स्टिकर बम जैसा बनाया जाता है। स्टिकर बम वाले आईईडी आकार में छोटा होता है। आईईडी स्टिकर बम छोटा होने पर भी तेज धमाका करता है। आतंकियों को आईईडी स्टिकर बम फिट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टिकर बम की ट्रेनिंग चलती है। स्टिकर बम अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप बम को ड्रोन द्वारा शायद पाकिस्तान से इंडिया में भेज पाएंगे। यहाँ आदमी लेता है, उसे जो टारगेट गाड़ी है उसके ऊपर चिपका देता है। उसके चिपकाने से एक तो ब्लास्ट होने से गाड़ी को नुकसान है और गाड़ी के अंदर का जो ब्लास्ट है उससे बाकी सब लोगों को नुकसान है। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया है कि पाकिस्तान अब आईईडी को स्टिकर बम की तरह इस्तेमाल करके सरकारी वाहनों को निशाना बना सकता है। खुफिया सूत्रों ने कश्मीर में पाकिस्तान की एक बड़ी आतंकी साजिश का दावा किया है। आईईडी वाले बम स्टिकर को लेकर लगभग 20 के करीब टीमें तैयार की गई हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब बंदूक नहीं आईईडी हमले करने पर जोर दे रहा है और इसके लिए आईईडी वाले स्टिकर बम को लेकर जम्मू कश्मीर के जवानों को इस्तेमाल करने की प्लानिंग भी की गई है। जम्मू कश्मीर में आईईडी के स्टिकी बम से हमले का मास्टरमाइंड आशिक अहमद नेगरू उर्फ डॉक्टर को दी गई है। यह पुलवामा का रहने वाला है जो पाकिस्तान के सियालकोट और पीओके में कोटली के पास बने आतंकी कैंपों में सक्रिय है। थोड़ा हमारे लिए चिंता की बात है कि अगर उसके लिंक जेएनके छोड़कर पंजाब या बिहार जैसी जगहों पर भी फैल जाएं तो ये अपने आप में थोड़ी चिंता की बात है और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस जायज़ बात है बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए वहाँ पर इसको किसी भी हालत में नहीं फैलने देंगे। ये मेरा विश्वास है, देश को उस पर विश्वास रखना चाहिए। नेगरू जैसे लोगों का किसी भी तरह से सक्सेसफुल होना 1-2 इंसिडेंट्स में हो सकता है लेकिन बहुत दूर नहीं। आईएसआई और हाफिज ने मिलकर आईईडी स्टिकर बम की तस्करी और इनकी ट्रेनिंग से जुड़ी एक बड़ी साजिश रची है। ड्रोन के जरिए आईईडी स्टिकर बम इस पार भेजे जा रहे हैं। हल्के होने की वजह से ड्रोन से स्टिकर बम की तस्करी हो रही है। लाहौर और रावलपिंडी में आईईडी स्टिकर बम बन रहे हैं। हाईटेक इंजीनियर स्टिकर बम बनाने में मदद कर रहे हैं। सभी आईईडी कोन जैसी मेटल शीट से तैयार की गई है। इन्हें तैयार करना और गाड़ी में फिट करना आसान है। गाड़ी में फिट होने के बाद धमाका ज्यादा पावरफुल होता है। छोटे आईईडी वाले स्टिकर बम को ढूंढना मुश्किल होता है लेकिन यह बहुत खतरनाक होता है क्योंकि सिर्फ आकार बदलता है। आईईडी ब्लास्ट की पावर वैसी ही रहती है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का मानना है कि ड्रोन के जरिए छोटी आईईडी वाले स्टिकर बम की कई खेप सरहद पार आतंकी कैंपों में तैयार हो रही है। मौका मिलते ही इन्हें ड्रोन के जरिए तस्करी करके जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी की वजह से आईएसआई और हाफिज सईद के स्टिकर बम धमाकों से पहले ही दफन कर दिए जा रहे हैं।